हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ जो है उसके ज्योग्राफी का 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि कौन सा चैप्टर है? एग्रीकल्चर। इसमें हम वो सभी एस्पेक्ट्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ओके, कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, हाउ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इज़ इन आवर लाइफ फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, एंड फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, है ना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो तो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का जो बेस है वो क्या है? एग्रीकल्चर है ना। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 पॉपुलेशन, डेट मीन्स वॉट? यदि 3 पीपल है तो उसमें से जो 2 पीपल होंगे they belong to agriculture or they are associated with agricultural activities. Okay, now जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको मतलब कि जो मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन आता है? एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वो सब किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विस सेक्टर, है ना। तो हमने क्या करा है, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़ना है? एग्रीकल्चर। मतलब कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर हमको पढ़ना है? तो प्राइमरी सेक्टर पढ़ना है। ठीक है। सो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कि हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड, जिसको कि कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। फूड ग्रेन्स के अलावा हम रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन करते हैं जिनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मिलकर कोई और नया प्रोडक्ट बनाओ, है ना, उन सबको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग जो है, फॉरेन अर्निंग्स जो है ना, उनको भी प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर किस तरह का एक्टिविटी है ना, हाउ मच पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, है ना, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग के टाइप्स कितने हैं। तो एग्रीकल्चर एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री का। ऐसा नहीं है कि हमने कल से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, है ना। हम बहुत ही एंशिएंट टाइम से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो भी उसी पर डिपेंड करता है कि एंशिएंट टाइम पर, है ना, हम किस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, फिर प्रेजेंट टाइम में हम किस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम किस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 3 क्लासेस में या 3 लेवल्स में हमने किसको डिवाइड कर रखा है? हमारे फार्मिंग को डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब सबसे पहला टाइप कौन सा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? एंशिएंट। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है? कि केवल जीने के लिए जो ज़रूरी हो वो, है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी हो। तो प्रिमिटिव टाइम पे हम ऐसा फार्मिंग करते थे जो हमारी जीने के लिए ज़रूरी है। डेट मीन्स वॉट? कि केवल हमारी बेसिक नीड जो खाने को लेकर है वो फुलफिल हो जाए, है ना। उसी के लिए हम क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले प्रिमिटिव टाइम पर हमारा टारगेट ये नहीं हुआ करता था। प्रिमिटिव टाइम पर हमारा टारगेट ये हुआ करता था कि जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन ज़रूरी है केवल हम उतना प्रोडक्शन कर लें। ओके। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या करते थे? तो यहाँ पर हम जो स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड है ना, उसको सबसे पहले क्लियर करते थे, है ना, मतलब कि जो फॉरेस्ट वगैरह होगा उसको जला देते थे, जिसको हम जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर वहाँ पर हमारे पास जो सॉइल बचेगी उसमें हम क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे। ओके। और किस तरह के टूल्स हम यूज़ करते थे? हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स है ना, ऐसे कोई ट्रैक्टर्स, ऐसे बड़े बड़े जो वो हैं टूल्स हमारे पास नहीं हुआ करता था। ठीक है। और जो प्रोडक्शन है वो भी कौन करते थे? केवल फैमिली या कम्युनिटी लेबर, या तो फैमिली के जो लोग होंगे वो, या फिर अगर आसपास कोई रहते हैं तो वो लोग करवाते थे। ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। अब कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो हुआ नहीं करती थी, तो किस पर डिपेंड करेगा? मानसून पर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, है ना, मतलब कि जो भी नेचुरल फर्टिलिटी होगी सॉइल की, उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्शन होता था। हम अलग से कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं करते थे। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखो, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो क्या याद रखना है कि प्रिमिटिव टाइम पर है, डेट मीन्स व्हाट?
कि हम क्या कर रहे होंगे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। एग्जाम्पल आप याद रख लो, हॉ, डाउ, डिगिंग स्टिक्स वगैरह, ठीक है। दैट उसके बाद फैमिली या कम्युनिटी लेबर्स इसमें एसोसिएटेड रहते थे, ठीक है। फिर आएगी बात पानी को लेकर, तो मानसून पर जनरली हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड करता था, ठीक है। और इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता था उसको हम क्या बोलते थे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ओके। मतलब कि पेड़ काटो, उनको बर्न करो, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वहाँ पर जब थोड़ा फर्टिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी सॉइल की, फिर वहाँ पर अपना प्रोडक्शन करो, ठीक है। फिर 4-5 साल तक वहाँ प्रोडक्शन करते थे, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी चली जाती थी, कम हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा उसको तो कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो फिर उस लैंड को छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, है ना, जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और एक और क्या नाम बोलते हैं हम इसको, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है जो हमने डिस्कस किया है, तो आप पढ़ लेना। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू दी नेचुरल प्रोसेस। अब इससे क्या हो रहा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें अलग से नहीं डाल रहे हैं, तो नेचुरली जो है सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो थोड़ा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, पूरा नेचुरल प्रोसेस पर डिपेंड है। इसलिए तो हमने कहा ना कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वो केवल हमारे सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम अदर अर्निंग्स कर सकें। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हमें खाना मिल जाए और हम उसको खा सकें, ओके। अब इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन, इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लें। तो जूमिंग हम कौन से स्टेट्स में बोलते हैं, देखो है एक ही प्रोसेस कि पेड़ काटेंगे फॉरेस्ट के, है ना, वहाँ पर फिर उसको जलाएंगे और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे। बस रीजन वाइज हम उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुला रहे हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पर हम इनको क्या बोल रहे हैं, जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। पमलाव किस में बोलते हैं हम, मणिपुर में। और दिप्पा हम किस में बोल रहे हैं, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। और अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव्स। देन उसके बाद जो सेकेंड फार्मिंग का मेथड है वो कौन सा है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, हम थोड़ा सीखेंगे कि अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे करते हैं, यदि हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे तो इतना प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब पुरानी मेथड से ही प्रोडक्शन करेंगे तो हम नीड्स को लोगों की फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनाज की भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब किस तरह का फार्मिंग स्टार्ट हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब कि अब जो एग्रीकल्चर है उस पर हमने जैसे फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा लेबर्स डालना स्टार्ट कर दिया ना, मतलब और ज़्यादा वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किसको, सॉइल को, कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे सके, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा मेन एम क्या है कि हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर सके, ताकि हमारी जो नीड है फूड को लेकर, है ना, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सब्सिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, वो हम अचीव कर सकें। प्रिमिटिव में क्या था, कोई प्रेशर नहीं था, जितना प्रोडक्शन हो रहा है इट्स फाइन। अब यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव प्रोडक्शन करवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, ओके। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जिस भी एरिया में होगा वहाँ पर हम इस तरह का प्रोडक्शन करते हैं। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ पर हम हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन वगैरह यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर हम अदर सब्सटेंसेज जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जैसे बायोकेमिकल इनपुट्स हमने इसको, अभी भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करेंगे। इरीगेशन के लिए हमने कुछ हमारा मेथड जो है वो इवॉल्व कर लिया है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, उसके अलावा लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही है, पर लैंड कम होती जा रही है। लैंड कम क्यों होती जा रही है, ऑलरेडी लैंड हमारे पास कम है ना। दैन उसके अलावा जो भी है उसमें भी क्या होने लगा है, अब डिवीजन होने लगा है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था क्योंकि सब लोग साथ में रहते थे। अब क्या हो रहा है, जैसे कि फैमिलीज़ जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो रही है, छोटी छोटी फैमिलीज़ बन रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, लैंड भी डिवाइड हो रहा है। लैंड डिवाइड हो रहा है तो छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं लैंड के। अब अगर लैंड कम होगा तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण कम लैंड में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसलिए जो फार्मर्स है वो और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा केमिकल्स डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा मेथड होगा, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके। जहाँ पर क्या हमारा मेन एम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाई पॉपुलेशन है तो नीड्स हमारी ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है,
कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो यहाँ पर टोटली हमारा एम क्या है, इकोनॉमिक, है ना, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, पैसे कमाना है। तो इस तरह की फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हमें हो सके उस तरह के क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स देने होंगे, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमको यूज़ करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये किस तरह का फार्मिंग होगा, कमर्शियल फार्मिंग। तो 3 टाइप्स के फार्मिंग मेथड्स हमने पढ़ा। प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड, जहाँ पर हम एंशिएंट टाइम का बात करें कि किस तरह से प्रोडक्शन होता था। फिर हमने पढ़ा इंटेंसिव फार्मिंग मेथड, एंड थर्ड कौन सा है, कमर्शियल फार्मिंग। ये तीनों फार्मिंग मेथड्स को आपको लर्न करना है। हो सकता है कि 2 मार्कर वगैरह में आपसे एग्जाम में पूछ लें। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, देखो कमर्शियल फार्मिंग के, है ना। जैसे कि राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब में, बट ओडिशा में राइस ही क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है ना। मतलब कि क्या, जैसे कि ओडिशा में जो मेन फूड है ना, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किसका किया जाता है, राइस का। तो एक ही क्रॉप एक जगह सब्सिस्टेंस क्रॉप भी हो सकता है और एक जगह क्या हो सकता है, कमर्शियल क्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंजम्पशन कितना हो रहा है। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ओके, कमर्शियल फार्मिंग में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो कौन से क्रॉप का करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स का। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है, जिनको कि लार्ज एरिया पर ग्रोन किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सिंगल क्रॉप है और लार्ज एरिया पर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे प्लांटेशन क्रॉप्स के, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, है ना, ये सब कौन सी क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, और एग्जाम्पल्स दे दे कि टी, कॉफ़ी, राइस, रबर, तो कौन सा नहीं होगा, राइस नहीं होगा, है ना। तो प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जहाँ पर जिसको कि हम लार्ज स्केल ऑफ एरिया में प्रोड्यूस करते हैं और सेम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, एक्सेट्रा। ओके, तीनों फार्मिंग मेथड समझ में आ गई। अब देखो हमें पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न्स, है ना। अब हमने फार्मिंग मेथड्स तो पढ़ ली कि हम किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, उसको हमें कैसे करना है, कौन से टाइम पर हमें कौन से क्रॉप्स को सोन करना है ना, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न। और इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। ओके, कौन कौन से हैं, रबी, खरीफ और जैड। अब रबी की फसलें हम कब बोते हैं, तो देखो इसको हम बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी, मार्च अप्रैल में। ठीक है, खरीफ की कब होगी, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में हम बोल सकते हैं, मेनली जून जुलाई में, है ना। और हार्वेस्टिंग कब होगी, अभी हार्वेस्टिंग हुआ सोयाबीन वगैरह का, है ना, तो कब होता है, सितंबर अक्टूबर में। ओके, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आरओ होता है, ऐसे याद रख लो कि रबी और ओ से अक्टूबर, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। और जैड क्रॉप्स कौन सी होती है, समर में जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं। ओके, रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है जनरली, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, है ना, ये वाली जो क्रॉप्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, जैड क्रॉप्स बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें इसको पढ़ना है एक एक करके। तो रबी क्रॉप्स को हम कब शोन करते हैं, वही अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट कब होता है इसका, समर में, अप्रैल टू जून। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स आती है रबी क्रॉप्स में, तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। मतलब अभी हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, वीट का। फिर चने भी हमको इसी टाइम पे खाने को मिलते हैं, तो ग्राम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना कि हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। देन खरीफ क्रॉप्स का, विद ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, खरीफ क्रॉप का। सबसे बड़ा खरीफ क्रॉप कौन सा है, सोयाबीन। ओके, कब इसको हम मानसून जैसे स्टार्ट होगा तब हम इसका सोनिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग कब होता है इसका, सितंबर और अक्टूबर में। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, पेडी, मेज़, है ना, हम जो भुट्टे हैं वो बारिश के समय में ही खाते हैं ना, तो मेज़ का प्रोडक्शन होगा। बाजरा, जवार, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, है ना, सोयाबीन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, नाउ जो रबी एंड खरीफ सीज़न है उसके बीच में जो छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें हम जैड सीज़न, है ना, मतलब कि जैड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं।
सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ज़ैड, कौन कौन सी हैं? देखो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, है ना, ये सब कौन सी क्रॉप्स हो जाएंगी? ज़ैड क्रॉप्स। जनरली कब इसको बोया जाता है? समर में। कौन से पीरियड में? जो खरीफ और रबी के बीच में शॉर्ट पीरियड होता है उसमें। अब उसके अलावा यहाँ पर हमको जो इंडिया की मेजर क्रॉप्स है उनके बारे में पढ़ना है ना, क्या क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है कि कौन सा क्रॉप है, खरीफ है या रबी है ना, किस तरह का टेम्परेचर इसको चाहिए, ये हमको स्टडी करना है, और कौन से एरिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर, है ना, हमें हर एक क्रॉप को स्टडी करना है। और एग्ज़ाम में आपसे पर्टिकुलरली क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि राइस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिखो या दूसरे जो भी क्रॉप्स होंगे उनके। फाइन। तो देखिए, राइस जो है वो स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया का। स्टेपल फूड है मतलब कि क्या, हमारी मेन डाइट में ये आता है ना। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड जो रैंक है वो किसका है? इंडिया का है। किसमें? प्रोडक्शन ऑफ राइस में। कैसा क्रॉप है ये? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है, डेट मीन्स व्हाट, मानसून के टाइम पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए जब बारिश होती है तब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। ओके, दैन उसके बाद इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? विच रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर। इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है जनरली ऐसे एरियाज़ में हमको राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए। बट जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वाटर क्राइसिस में, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि जैसे राइस पर सब्सिडी वगैरह मिल जाती है ना, तो उसके लिए जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी हमने राइस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं? इरिगेशन, मतलब कि भाई ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए और ग्राउंड वाटर को हम ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम था ये, हमने डिस्कस किया था वाटर क्राइसिस के लिए। सो राइस के लिए आपको समझ में आ गया कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया राइस में। कितना टेम्परेचर इसको चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, और उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है अबव 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में इसका ये स्टेपल फूड है। ओके, दैन उसके बाद इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, है ना। इरीगेशन तो लगेगा ही क्योंकि पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, अब कौन कौन से एरियाज़ में जनरली इसका प्रोडक्शन किया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट में राजस्थान के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप कौन सा है हमारा? वीट है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ओके, राइस के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? वीट है। मेन फूड क्रॉप है ये। किसका मेन फूड क्रॉप है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला एरिया जो हो गया ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? वीट का होता है, ठीक है, और कंजम्पशन भी होता है। दिस रबी क्रॉप्स, अब वीट कौन सा कैसा क्रॉप है? रबी क्रॉप है, ठीक है। इसको पानी नहीं चाहिए, ठंड में प्रोडक्शन होता है इसका। दिस मतलब पानी तो चाहिए, बट ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि भैया इसको ठंड की ज़रूरत होती है वीट को, इसलिए हम इसका प्रोडक्शन कब करते हैं? तो कौन सी क्रॉप हो जाएगी ये? रबी क्रॉप हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में इसका हम सोनिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इरीगेशन के थ्रू हम वाटर अवेलेबल करवाते हैं इन क्रॉप्स को। दिस क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। इसको कूल टेम्परेचर भी चाहिए और ब्राइट सनशाइन भी चाहिए। जब हम इसको बोते हैं ना, सोनिंग करते हैं इसका, तब इसको कूल टेम्परेचर चाहिए, और जब ये पकने वाला होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसलिए हम हार्वेस्टिंग इसका कब करते हैं? गर्मियों में, मार्च अप्रैल में। ओके, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। देन मेजर विथ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। दैन इसके बाद कौन सा है? मिलेट, जवार, बाजरा, रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स है ना। देखो, हमने मिलेट्स के बारे में पहले भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा तो ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है। ये ऐसे एरियाज़ में भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर पानी कम हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं लगती है, ठीक है। मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन सा है? जवार का महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, है ना। देखो, नॉर्थ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो ज़्यादातर मिलेट का प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है? सदर्न स्टेट्स में, और हमारा जो सेंट्रल वाला पार्ट है मध्य प्रदेश वगैरह वहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि इनको कम पानी चाहिए। नॉर्थ में तो 5 रिवर है, गंगा, सतलज, है ना, रावी, ये सब रिवर्स है। तो यहाँ पर हम नहीं करते, कहाँ करते हैं? हम साउथ वाले स्टेट्स में। ऐसे याद कर लो, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद बाजरा का प्रोडक्शन ज़्यादातर कैसी सॉइल में होता है? सैंडी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल में, ठीक है। तो जनरली इसका प्रोडक्शन हम कहाँ पर करते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, हरियाणा, क्योंकि इसको थोड़ी सी
सैंडी और शैलो वो चाहिए, है ना, ब्लैक सॉइल चाहिए। देन उसके बाद रागी, रागी जो है ये भी क्रॉप है ड्राई रीजन्स का एंड ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी सॉइल। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप दो दो तीन तीन स्टेट्स बस याद रख लो, है ना। ऐसे कुछ स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जिसका प्रोडक्शन सब जगह होता है, तो ऐसे आप पॉइंट आउट करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, दैन उसके बाद मेज़, मेज़ क्रॉप यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि विच क्रॉप कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर, तो क्या होगा? मेज़ होगा। ठीक है, कैसा क्रॉप है ये? खरीफ। याद रखना है, मानसून के टाइम, है ना, बारिश में भुट्टा खाते हैं हम, तो कैसा क्रॉप है ये? खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं, जैसे HYV सीड, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन वगैरह। ठीक है, वैसे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से होंगे? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है पल्सेस। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, किसका? पल्सेस का। फाइन। जनरली हम कौन कौन सी पल्सेस उगाते हैं? तो तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट्स, है ना। जो भी वेजिटेरियन पीपल है उनके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, वो क्या है? पल्सेस है। ओके, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। इनको भी लेस मॉइस्चर चाहिए और ड्राई रीजन में भी ये सर्वाइव कर सकती है। अब इनको हम कैसी कैटेगरी की क्रॉप्स बोलते हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। लेग्यूमिनस क्या होता है? जिसमें कि जो रूट्स होती है ना, उसमें से नोड्यूल्स होते हैं, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो पल्सेस कैसी होती है? लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि जिसमें प्लांट में भी लेग्यूमिनस रूट्स होंगी, है ना, तो वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब देखो, नाइट्रोजन है तो बहुत सारा हमारे एटमॉस्फेयर में, बट हमारी सॉइल जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, है ना। वो कब ले सकती है? जब नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो? नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो। तो उनको नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कौन करता है? ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो, है ना। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है इनमें यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है ना, राइजोफोर। वो जो है क्या कर देता है? नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए भी हमें पल्सेस की ज़रूरत होती है। पल्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। फाइन। देन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, है ना। तो अब फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स के अलावा कौन कौन सी है? तो शुगर केन, मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप, है ना। तो शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों है, मतलब कि ये हॉट में भी और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है ना। जनरली टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री चाहिए और एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, बहुत ही लेबर इंटेंसिव क्रॉप होता है, ये पूरे 1 ईयर का क्रॉप होता है ना। तो थोड़ा इसमें मेहनत और ये सब कुछ ज़्यादा लगती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हमारा रैंक कौन सा है इसमें? सेकेंड। राइस में भी हमारा रैंक कौन सा है? सेकेंड आफ्टर चाइना। और शुगर केन में भी रैंक सेकेंड बट आफ्टर ब्राज़ील। मैन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब। इतने पूरे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दो दो तीन तीन स्टेट्स लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है? ऑयल सीड्स। इन 2018 इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, किसमें? ऑयल सीड्स में, आफ्टर चाइना। देखिए 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो है वो पूरे एरिया में यदि हम देखें इंडिया के, तो 12% जो एरिया है वहाँ पर किसका प्रोडक्शन किया जाता है? ऑयल सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब टी, टी भी कौन सा है क्रॉप है? प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, टी जो है ये भी सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है ना। इसको डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जो रिच हो किसमें? ह्यूमस वगैरह में, है ना। टी ब्लशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, मतलब इसको ऐसे नमी नमी वाला वो जो है एटमोसफियर जो है वो नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नमी होगी तो फ्रॉस्ट जो है वो पत्तियों पर जम जाएगा और पत्तियाँ ख़राब हो जाएगी। और हम टी लीव्स ही तो यूज़ करते हैं, तो मतलब हमारा पूरा टी का प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। क्यों? क्योंकि इसे पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, तो बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है ये। कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में जनरली प्रोडक्शन किया जाता है इसका? तो असम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु में, केरला में। ओके, दैन 2018 का डेटा यदि हम देखें तो टी प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकेंड था आफ्टर चाइना। दैन उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सा है हमारा? कॉफ़ी।
अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, इट्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, है ना। तो जनरली हम कौन सा ब्रांड या कौन सा वेराइटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो अरेबिका जनरली, ठीक है। कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। नीचे वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। जब भी ज्योग्राफी को लर्न करने की कोशिश करते हैं हम, तो हम इसको मैप बना कर के भी याद कर सकते हैं। अगर मैप बनाकर भी याद करेंगे ना, तो भी हमारा जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैप से क्या होता है कि वो ईजिली समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉफ़ी, तो हमें याद रखेगा कि अच्छा नीचे मतलब कि यहाँ पे क्या क्या है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना। इस तरीके से यदि हम मैप में शो कर ले, एक मैप बनाओ और उसमें अलग अलग पेन से हर एक क्रॉप का वो लिख लो, और जहाँ पर आपके नोट्स हैं वहाँ पर आप इसको स्टिक कर लो, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 2018 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब कि क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी होंगी, रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, ओके। तो कैसा क्रॉप है ये, इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब कि क्या, इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर जनरली इसका प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती है, इक्वेटर के पास में मिलती है। बट इंडिया तो इक्वेटर से दूर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से क्रॉस होकर गुजरता है, बट फिर भी ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, और इंडिया कौन से रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ठीक है। देखो इसको रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रबर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जनरली इसका प्रोडक्शन कहाँ करते हैं हम, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना। देन उसके बाद निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, फाइन। उसके बाद कौन सा क्रॉप पढ़ना है हमको, फाइबर क्रॉप्स। देखो आपको ऐसे भी इसको याद करना है कि नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है ना, जैसे रबर हमने पढ़ा। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है, शुगर केन, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट दी टू प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना, या एक्सप्लेन अबाउट दी नॉन फूड क्रॉप्स। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो दें कि शुगर केन के बारे में बताओ, रबर के बारे में बताओ, ठीक है। अब उसके बाद फाइबर क्रॉप्स, तो फाइबर क्रॉप्स जनरली हमारे यहाँ कौन सी है, सबसे बड़ी फाइबर क्रॉप है हमारे यहाँ कॉटन, है ना। एंड इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है एंशियंट टाइम में कि जो कॉटन है उसका डिस्कवरी जो है वो किसने किया था, इंडिया ने ही किया था। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना, ना। चाइना हमसे हर चीज़ में आगे है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, परफेक्ट सॉइल है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड और इरीगेशन, है ना। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी इसको चाहिए, मतलब जैसा हमने पढ़ा ना कि टी को फ्रॉस्ट फ्री चाहिए इन्वायरमेंट, वैसे ही कॉटन को भी फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। देन जूट, जूट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि विच क्रॉप इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, तो जूट। एक और हमने कौन सा पढ़ा था कि कौन सा क्रॉप जो है ना, वो क्या है, जिसको कि हम फूड एंड फॉडर दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो मेज़, है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सब पहले से ही ध्यान रखना है कि अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि एग्जाम में हमको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। कहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है इसका, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, है ना, मेघालय में कुछ पार्ट में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा मेन क्रॉप्स जो है इंडिया की, उनके बारे में डिस्कशन। अब टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। लार्ज नंबर में पॉपुलेशन जो है वो किस पर इंगेज्ड है या किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर, ठीक है। तो यदि हम चाहते हैं कि इंडिया डेवलप हो, है ना, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो, तो सबसे पहले हमें किसको इम्प्रूव करना होगा कि लोगों की इनकम बढ़े, और लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए हमें क्या इम्प्रूव करना होगा, हमारे एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो विथ टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है जिससे कि फार्मर्स को हम इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो न्यू टूल्स को, है ना, न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को वो यूज़ कर सके और हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड,
विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, कि बिना किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के, बिना किसी उनको टूल्स को यूज़ किए यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं उतना प्रोडक्शन या लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें कर सकें, है ना। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ज़्यादातर फार्मर्स जो हमारी कंट्री में वो अभी भी किस पर डिपेंड है, मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर, ठीक है। 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, है ना। अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया का आज भी जो 60% पॉपुलेशन है उसको किसकी ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, है ना। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमें हमारी कंट्री को खुद रूल करना था, इसके लिए हमने कुछ टारगेट्स बना लिए, ठीक है। और क्या बोला कि पहले हम टारगेट बनाएंगे और हमारा ये एम होगा कि इन 5 सालों में इस पूरे टारगेट को पूरा करना है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकेंड टारगेट बनाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है। इसी को हम 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं। तो जब सबसे पहला 5 ईयर प्लानिंग था उसमें हमने किसको इंक्लूड किया था, लैंड रिफॉर्म को, कि किस तरीके से हम लैंड में रिफॉर्म करें जिससे कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। और उसमें सबसे मेजर रोल किसने प्ले किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ करने के लिए बोलते हैं फार्मर्स को, है ना। इरिगेशन के लिए कि जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो मतलब इससे क्या होगा, ताकि हम हमारा जो प्रोडक्शन है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकें। वैसे ही एक और रेवोल्यूशन था, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में क्या, मिल्क प्रोडक्शन, ऑपरेशन फ्लड भी हम इसको बोलते हैं। देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना, है ना। और एग्रीकल्चर में केवल हम फूड प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन को ही नहीं पढ़ते, एनिमल रियरिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है और वाइट रेवोल्यूशन के थ्रू मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिससे कि फार्मर की इनकम बढ़ सके। फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर कि जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, इसमें कुछ ही फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, है ना। जो बड़े बड़े फार्मर्स वगैरह थे उनको तो उन्होंने तो बेनिफिट ले लिया, बट स्मॉल फार्मर्स है वो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाए। तो जिस टारगेट्स के साथ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वो हमें अचीव तो हुआ बट 100% अचीव नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा, है ना, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, इसके अलावा और भी गवर्नमेंट ने क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं। तो सबसे पहला तो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। कई बार क्या होता है, अब देखो फार्मर्स का तो पूरा इनकम किस पर बेस्ड है, क्रॉप पर हो सकता है मान लो कभी किसी क्रॉप में कोई डिसीज़ लग गया, है ना, या मानसून सही समय पर नहीं हुआ जिसके कारण प्रोडक्शन सही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एट प्रेजेंट इंश्योरेंस उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो अपने लॉसेस को बियर कर सके। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि फार्मर्स को हम चाहते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करें, इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करें, है ना, और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करें। इसके लिए क्या चाहिए, पैसे। फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि पैसे कब आएंगे, जब वो अपनी फसलें बेचेंगे। बट फसलों को बेचने के लिए पहले फसलों को उगाना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं, जो साहूकार्स वगैरह होते थे गाँव में, उनके पास लोन लेने जाते थे, जो कि उनको हाई इंटरेस्ट, है ना, हाई इंटरेस्ट रेट पर क्या देते थे, लोन देते थे। इसीलिए सेकंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने किया वो क्या किया है कि ऐसी बैंक्स बना दी वहीं पर, जिनका मेन टारगेट हमने क्या बोल दिया है कि आपको मेन टारगेट है कि आपको क्या करना है, फार्मर्स को वो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करना है ना। जैसे कि ग्रामीण बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, जिनको कि मेन टारगेट उनका ये है कि फार्मर्स को प्रोवाइड करना है लोन कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पर, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है ना। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड करती है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है, जिसमें कि आप आपके अकाउंट में भले ही पैसे ना हो बट फिर भी आप पैसे निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि किसान जो है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो यूज़ कर सकें, ओके। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स टू फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा रेडियो एंड टेलीविजन पर पहले ही वेदर के बारे में जो है वो अपडेट्स दे दी जाती है, ताकि फार्मर्स जो है वो उस अकॉर्डिंग अपना जो भी सोनिंग है, हार्वेस्टिंग वगैरह है, उसको मैनेज कर सके, ठीक है।
तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो आपको इसमें ये सब लिखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, है ना। देन उसके बाद लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, देन किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सब के बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, सपोर्ट प्राइस, हम पढ़ते हैं ना एमएसपी, जैसे अभी लास्ट टाइम भी फार्मर्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था पंजाब में एमएसपी को लेकर। एमएसपी ये भी एक न्यू टूल है जिससे कि हम फार्मर्स की मदद कर सकते हैं। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। देखो कई बार क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट में आ गया तो प्राइजेस इतनी ड्रॉप हो जाती है कि फार्मर्स को उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना कि उन्होंने प्रोडक्शन में लगाया है ना। तो कैसे हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की इससे कम में तो चाहे मार्केट में कितना ही प्रोडक्शन क्यों ना हो जाए, इससे कम में जो फार्मर्स है उनकी क्रॉप्स को बेचा, या फार्मर्स उनकी क्रॉप्स को बेचेंगे नहीं, कम से कम इतना पैसा तो उन्हें मिलना ही चाहिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या शॉर्ट में हम बोलते हैं एमएसपी, ठीक है। तो आपको सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म समझ में आ गए, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने किया है ना। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, भूदान और ग्रामदान क्या है। तो जब हम स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तब गांधी जी ने एक न्यू मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है उन्हें क्या करना है, कुछ पार्ट ऑफ लैंड जो है अपना वो दान में दे देना है ना, किनको, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, ताकि हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव कर सकें और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना उनको हम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सबसे पहले जो पर्सन जिन्होंने इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। इसके अलावा आप इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एंड इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।